Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter, that is periodic properties. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई में या नीट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। दूसरी बात, एग्जाम को छोड़ते हैं, अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना भी है ना, तो सबसे बेसिक अगर हमारा जो बेस बनाएगा केमिस्ट्री का, वो कौन सा टॉपिक बनाएगा बच्चा? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बेसिक हमें आइडिया हो जाएगा कि एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो किस तरह से दूसरे रिएक्शन एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। तो कई सारी अपन यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट तरह के एलिमेंट के बारे में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या रिलेशन होगा। सो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल का पहले बात कर लेते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो कुछ अर्लियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ थ्योरी प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अर्लियर थ्योरी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा बात करेंगे अपन, फिर फाइनली अपन मोस्टली इस चैप्टर में अपन को बात करना है किस पे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या? हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है और जो अर्लियर अरेंजमेंट था एटम्स का इन अ पीरियोडिक टेबल, वो किस पे बेस्ड था? कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पे। ठीक है, सबसे पहला अगर हम देखें डॉबर्डियर ट्राइड्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं साइंटिस्ट? जैसे कि यहाँ पे देखें बच्चा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हमारे पास तीन एटम है, एक ट्राइड बन रहा है। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर लिथियम और पोटेशियम के मास को आप सम करें, ठीक है, तो कितना, और इसका हम निकाल लें, मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो जो एवरेज मास होगा वो किसका रहेगा? मास है सोडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे लिथियम और सोडियम के मास को सम कर दे और इसका हमने निकाला एवरेज मास, तो वो कितना आता है? लगभग 23 के आसपास आएगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इसमें 23 आ जाएगा। ठीक है, 39 + 7 कितना हो रहा? 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 23। तो डॉबर्डियर क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आपने मास को सम किया, उसका आपने क्या लिया? एवरेज मास लिया है, तो जो हमारे पास मिडिल वाला जो होगा एलिमेंट, उसके मास को वो रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो डॉबर्डियर ने ट्राइड बनाए, जैसे इसके लिए वैलिड हो गया, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए, इन तीनों एलिमेंट के लिए क्या है? वैलिड है। बट यहाँ पे देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, अगर इन दोनों के मास को आप सम करोगे और इसका एवरेज निकालोगे, तो ये स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर नहीं आता। यानी कि जो डॉबर्डियर ट्राइड था वो कुछ ही एलिमेंट पे वैलिड है, वो कुछ ही एलिमेंट पे वैलिड है। बट यहां पे भी देखो, सबसे पहला प्रयास था ये कि एलिमेंट्स को अरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज। यहां पे उन्होंने बोल दिया कि इसका मास और इसके मास का जो मीन होगा, वही हमारे पास किसका होगा? सोडियम का एटॉमिक मास होगा। सो दिस इज द व्हाट फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, कि एटम्स को हम अरेंज कर सकते हैं। सेकंड यहां पे क्या? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या बताते हैं कि हम जब एटम्स को अरेंज किया है, तो हर एक एट्थ जो एलिमेंट होगा, हर एट्थ जो एटम होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी? सिमिलर होगी। जैसे कि यहां पे देखो, अच्छा, इसको गाने की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसके बाद रिपीट हो जाएगा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एट्थ के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम के बाद कुछ एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? सोडियम। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि हर एक एट्थ जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज में क्या रहेगी? सिमिलरिटी रहेगी। और एक्चुअली ये इसको हम पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते भी हैं कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। इसी को अपन पढ़ेंगे भी सही आगे जाके। बट फिलहाल न्यूलैंड में समझा आपने कि हर एक एट्थ एलिमेंट के बाद वहां पे प्रॉपर्टीज में क्या होगा? रिपीटेशन होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं? न्यूलैंड ऑक्टेट कॉन्सेप्ट। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है क्या? कि पहला, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन के बाद अभी इनर्ट गैसेस का बच्चा डिस्कवरी नहीं हुआ है। अगर इनर्ट गैसेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियोन आएगा, और क्लोरीन के बाद तो क्या आएगा? ऑर्गन आएगा। तो क्या वो एट्थ एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फर्दर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं।
ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तब दिया था जब इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी वहां पे नहीं हुआ था, यानी कि नियॉन और ऑर्गन के बारे में पहले पता नहीं था। तो अपने आप में 8th वाला कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा ही नहीं। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक हो गया। दूसरा, जनरली ये जो रिपीटेशन हो रही है प्रॉपर्टीज का, वो कहां तक कंसीडर करते हैं? पर कैल्शियम तक। कहां तक कंसीडर करते हैं? वो कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप ही अप्लाई नहीं कर पाते अपन अदर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट सेकंड अप्रोच, हाउ वी कैन अरेंज द एटम्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। किस तरह से हम डिफरेंट तरह के एटम को किसी एक सीक्वेंस में हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रयास था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। अच्छा, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि लोथर मेयर जो कर्व बनाते हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज के बीच में बनाते हैं। तो याद रखना आपको, क्या एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में आप क्या बना रहे हो? कर्व बना रहे हो। अब यहाँ पे इन्होंने जो कर्व बनाया है, तो इसमें देखना कि इसमें सर्टेन पोजीशन की अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये कर्व का क्या हो गया? पीक हो गया। ये क्या हो गया? कर्व का पीक हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या है? सीजियम, ठीक है। अच्छा, लिथियम इनको क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइली मेटल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अल्काइली मेटल्स। पढ़ेंगे भी सही अपन क्यों इनको अल्काइली मेटल्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट फिलहाल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी के सभी को क्या बोलते हैं? अल्काइली मेटल। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। ये भी अपन पढ़ेंगे क्यों होती है सिमिलर, बट फिलहाल ठीक है। तो इसका जो पीक पॉइंट है कर्व का, इस पे सभी पोजीशन पे ऑक्यूपाई किया है किसने? अल्काइली मेटल्स ने। इसका जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये वाला जो डिसेंडिंग पार्ट है, यहां पे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या होते हैं? अल्काइली अर्थ मेटल होते हैं। तो डिसेंडिंग पार्ट पे क्या है? अल्काइली अर्थ मेटल है। अल्काइली अर्थ मेटल की भी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब आपने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में जब एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है, तो उसकी जो कुछ सर्टेन पोजीशन है, जैसे ये वाले पॉइंट हो गए पीक वाले पॉइंट, ये कुछ हो गया डिसेंडिंग वाली पोजीशन, ये हो गया असेंडिंग पोजीशन। तो सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ने पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एक थर्ड अटेम्प्ट हो गया कि किस तरह से हम एटम को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट थर्ड अटेम्प्ट, दैट इज लोथर मेयर कर्व ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि मेंडेलीव बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। तो वहां पे उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल और फिजिकल, वो उनका डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक वेट पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या? पीरियोडिक मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। बट इसी को अपन मॉडिफाई भी करेंगे और अपन पढ़ेंगे कहां पे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट फिलहाल मेंडेलीव ने देखो जो एलिमेंट को अरेंज किया है इन अ टेबल, उसका एक फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो उस सिग्निफिकेंस को या उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था? कुछ स्पेस एम्प्टी रखा और वो एम्प्टी स्पेस की इन्होंने जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले से डिफाइन कर दी थी, ठीक है। यानी कि जो साइंटिस्ट थे उनको हेल्प मिला अदर एलिमेंट को डिस्कवर करने में, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, उस टाइम पे अराउंड 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो इन एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, ठीक है। अरेंज किया इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो, दैट इज नोन एज व्हाट? पीरियड। तो मेंडेलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया पीरियड एंड कॉलम में, ठीक है। पीरियड कितने थे बच्चा? 7 और कॉलम कितने थे? 8। ये अपन याद रख सकते हैं। दूसरी बात, मेंडेलीव सजेस्ट करते हैं कि क्या कि ही एक्सक्लूडेड सर्टेन एलिमेंट एंड असाइन देम टू सेपरेट इंडिपेंडेंट पोजीशन, leaving gap for the undiscovered element, and this is the one of the most important point कि इन्होंने क्या था, इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया तो उसमें सर्टेन पोजीशन इन्होंने एम्प्टी रख दिया था और वहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो एलिमेंट होगा इसकी प्रॉपर्टीज इस दूसरे एलिमेंट के क्या होगी? एक जैसी होगी। और उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने अदर एलिमेंट का क्या किया? वहां पे डिस्कवरी भी किया, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या बोला था कि जो
फॉर एग्जाम्पल एका बोरोन को बोला इन्होंने सिलिकॉन, एका सिलिकॉन को बोला इन्होंने जर्मेनियम, और एका एल्यूमिनियम को बोला गैलियम। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते इसमें से, जैसे गैलियम का वहां पे डिस्कवरी नहीं हुआ है, ठीक है, जब मेंडेलीफ थे तब तक गैलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो इन्होंने बोला क्या कि एल्यूमिनियम के नीचे एक ऐसा एलिमेंट होगा, इस पर्टिकुलर टेबल में एल्यूमिनियम के नीचे एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम के एक जैसी होगी, कुछ प्रॉपर्टी जो होगी इस एलिमेंट की वो एल्यूमिनियम के समान होगी, सेम होगी। तो इस एलिमेंट को उन्होंने बोल दिया क्या, एका एल्यूमिनियम। क्या बोल दिया उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। और इसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने पहले बता दिया कि इस एलिमेंट का ये नेचर होगा, है ना, ये उसके सर्टेन उसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो साइंटिस्ट को वहां पे हेल्प मिला इसकी डिस्कवरी करने में, ठीक है। तो ये मोस्ट एक हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या क्या था। फर्स्ट डिफेक्ट इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। एक्चुअली ये जो डिफेक्ट है वो आज भी जो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल पढ़ते हैं वो आज भी ये डिफेक्ट है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो क्या है, अनसर्टेन है। इसके भी रीजन, क्या रीजन होते हैं वो समझेंगे अपन, बिकॉज ऑफ व्हाट, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बट फिलहाल जो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी, अनसर्टेन थी। नेक्स्ट, नो सेपरेट पोजीशन आर गिवन फॉर द आइसोटोप। देखो मेंडेलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है तो ये किसके बेसिस पे बनाया इन्होंने, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, सॉरी एटॉमिक मास के बेसिस पे। अच्छा, हमारे पास जैसे कार्बन के दो आइसोटोप है, C612 और C614, सॉरी C612 एंड C614। अब यहाँ पे देखो दोनों बच्चा, दोनों हमारे पास आइसोटोप का मास डिफरेंट है तो इनको डिफरेंट पोजीशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडेलीफ, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों आइसोटोप के लिए डिफरेंट पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया, तो ये सेकंड इनका ड्रॉबैक होगा। थर्ड, इट इज नॉट क्लियर टू विच ग्रुप लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बिलोंग्स टू। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी जिनको बोलते हैं, उनका इन्होंने किसी ग्रुप में इनको असाइन नहीं किया है। एंड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन एलिमेंट, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इस ऑर्डर को परफेक्टली इन्होंने फॉलो नहीं किया है। सो दीज आर दी व्हाट सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, मोज़लेस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो फाइनली ये तो हो गया हमारे पास बच्चा क्या, एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई किया एलिमेंट को अरेंज करने का। अच्छा, आपके दिमाग में इतनी देर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलिमेंट को हम अरेंज क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी टेबल में हम अरेंज क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है क्या कि हमारे पास अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, अभी आज की देखें तो हर एक एलिमेंट का आप प्रॉपर्टीज मेमोराइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हो गया, जैसे कि हमारे पास जो Na है वो एक ही Cl से रिएक्ट करेगा, ठीक है। हमारे पास जो Mg है वो तो इस तरह से 2 Cl से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है MgCl2, बट Na तो बनाएगा NaCl, ठीक है। Na तो जो है इस तरह से एक Cl से रिएक्ट करके NaCl बनाता है। तो ये तो NaCl बना और इसके साथ 2 क्लोरीन लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात दिख रही है ना कि यहाँ पे तो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यही एक तरह का इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। इसकी क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम हर एक एलिमेंट की इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज को याद नहीं कर सकते, वो काफी एक वो रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल बना सकते हैं कैसे, हम एलिमेंट्स को अरेंज करते विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज, कि कुछ एलिमेंट को हमारे पास 7-8 एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, और हमने बोल दिया कि इन सभी एलिमेंट की एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। फिर दूसरे 7-8 हमने एलिमेंट लिए, सभी को एक साथ हमने अरेंज कर दिया और हमने बोला कि इन सभी एलिमेंट की एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ कि हमें जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उनको अलग अलग स्टडी नहीं करके उनके कंबाइंड फॉर्म में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसीलिए हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एक टेबल में, एंड दिस टेबल को हमने क्या बोला है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली वहां पे प्रॉपर्टीज का क्या होगा बेटा, रिपीटेशन होगा, और इसी रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिसिटी, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास। तो अभी तक हम बात किए थे क्या, एटॉमिक मास की। मेंडलीफ ने भी कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक मास। मोजले का हमने जो डॉबर्नियर ट्राइड देखा है उसमें भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो पीरियोडिक टेबल वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं सभी के सभी बेस थे किस पे, एटॉमिक मास पे। अरेंज किया था एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। बट अभी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल, उनमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी रिपीटेशन को हमने क्या बोला है वहां पे, पीरियोडिसिटी। क्या बोला है हमने बच्चा उसको, पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, क्यों होता है पीरियोडिसिटी, मतलब जो प्रॉपर्टीज का वहां पे रिपीटेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में। तो इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इसका रीजन बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली बोलते हैं इसको। वैलेंस शेल का क्या मतलब है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है। आपको शायद ये आइडिया होगा कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है, जैसे हमने ले लिया लेट सपोज लिथियम का एटम। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 3 एटॉमिक नंबर मींस व्हाट, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। कुछ जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तो गए s ऑर्बिटल में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन गया 2s ऑर्बिटल में। ठीक है, अच्छा ये 1 और 2 में जो 2 वाला है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल। ठीक है, तो यहां पे देखना अभी हमारे पास ये जो लिथियम है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे बच्चा, s1 में। इलेक्ट्रॉन कहां पे, s1 में। हमारे पास जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे, 3s1 में। ये जो पोटेशियम है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे, 4s1 में। रुबीडियम में कहां पे, 5s1 में। तो यहां पे हम एक बात देख पा रहे हैं कि इनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल है सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। और यही एक रीजन है कि इनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है उसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज है लिथियम सोडियम पोटेशियम की वो क्या रहेगी बच्चा, सिमिलर रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना, उसको डिटेल में तो अपन समझते रहेंगे बट प्रॉपर्टी सिमिलर होने का क्या मतलब है समझते हैं। जैसे आपने लिया लिथियम, अब लिथियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जब ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। और यही एक रीजन है कि अगर लेट सपोज लिथियम को बॉन्ड बनाना है क्लोरीन के साथ, तो एक क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा क्या, LiCl। अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो अगेन सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी एक ही क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल NaCl। अगर पोटेशियम को भी बनाना है क्लोरीन के साथ तो पोटेशियम भी सिंगल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा KCl। सो ये एक प्रॉपर्टी हो गई क्या कि सोडियम या लिथियम या पोटेशियम सिर्फ एक बॉन्ड बना रहे हैं एक हेलोजन के साथ। ठीक है, बट अगर हमने दूसरे एलिमेंट ले लिए, जैसे कि मैंने ले लिया क्या, ये वाली लाइन ले ली मैंने, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, अब इस वाली फैमिली में क्या बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम अल्काइली अर्थ मेटल। तो यहां पे सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में बेटा, 2। ठीक है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2s2, इसमें होता है 3s2, इसमें क्या होता है 4s2। तो ये होता है इनका क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यही एक रीजन है क्या कि जो बेरिलियम है वो 2 क्लोरीन से कनेक्ट हो सकता है, बना सकता है BeCl2। ये क्या बना देगा, MgCl2, और यहां पे बना देगा क्या, CaCl2। ठीक है, तो ये एक ही फैमिली के मेंबर हो गए। सभी ने कितने क्लोरीन से बॉन्ड बनाए, 2 क्लोरीन से। बट अगर इनकी हमने बात किया था अभी Li पोटेशियम सोडियम, सभी ने कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 क्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि इन सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन था, 2s1। लिथियम में क्या इलेक्ट्रॉन था, 2s1। सोडियम में कहां पे इलेक्ट्रॉन था, 3s1 में, यहां पे 4s1 में।
तो इनके पास वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और यही एक रीजन है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी एक ही क्लोरीन से कनेक्ट होंगे। और इसीलिए इन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हमने एक अरेंज कर दिया किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। इस ग्रुप को हमने बोल दिया क्या? फर्स्ट ग्रुप। क्या बोल दिया हमने इसको? फर्स्ट ग्रुप या अल्काइली मेटल। इसको हमने बोल दिया सेकंड ग्रुप। इसको हमने क्या बोल दिया? सेकंड ग्रुप, अल्काइली अर्थ मेटल। और यहां पे ध्यान दो भी, इस ग्रुप में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे सभी की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसी तरह से इस ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर है। और वो सिमिलरिटी हमें क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज ऑफ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे सभी में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, यहां पे इन सभी में 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं। और यही रीजन है यहां पे इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी का। ठीक है, तो फाइनली हमें बात समझ में आ गई क्या बच्चा, कि जो अर्लियर जो हमारे पास साइंटिस्ट ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ठीक है, तो वो किया था एटॉमिक मास के बेसिस पे। बट जो मॉडर्न हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, या जो मोज़ले का जो लॉ आने के बाद जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हमने विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर। कि अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो वहां पे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा? चेंज होगा। और सर्टेन एटॉमिक नंबर या जो सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप हो गया बच्चा, ये तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप। और ये क्या हो गया? सेकेंड ग्रुप। ठीक है, एंड सो ऑन, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें कितने ग्रुप दिख रहे हैं अपने को? टोटल 18 तो ग्रुप दिख रहे हैं। कितने ग्रुप दिख रहे हैं हमें बच्चा? 18 तो ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हो गए हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। कितने हो गए हमारे पास? 7 पीरियड हो गए। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को हम जनरली बोलते हैं फैमिली। जैसे कि इसको बोलेंगे अल्काइली मेटल फैमिली, इसको बोलेंगे अल्काइली अर्थ मेटल फैमिली, इसको बोलेंगे बोरोन फैमिली, इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। जैसे फैमिली यहाँ पे वर्ड जनरली अपन क्यों यूज करें? मोस्टली जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ना। जैसे कि एक फैमिली की जो विलेज साइड पे है तो वहां पे मान लेते हैं कि सभी 4 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग में, है ना। बट जो अर्बन वाली फैमिली है वहां पे मोस्टली उठते हैं 7 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी विलेज वाला जो फैमिली है वहां पे सभी का सुबह मॉर्निंग 4 o'clock उठने की वो आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फैमिली के मेंबर है उनका जो बिहेवियर है वो एक समान है, एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग यहाँ पे भी यही सेम मीनिंग है। बोरोन फैमिली का क्या मतलब है कि बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, तो ये वाले जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको बोला है हमने बच्चा क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला है हमने इसको? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड से और 12th तक जो है इसको हमने बोला है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला है इनको? डी ब्लॉक एलिमेंट। 13 से लेके 18 तक हमारे पास जो एलिमेंट है इनको हमने बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप बोलोगे सर हम याद कैसे रखेंगे? तो आपको कुछ नहीं याद रखना है इनका कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। और ये जो लास्ट हमारे पास सीरीज है लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट है उनको हमने बेसिकली 4 ग्रुप पे डिवाइड किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सभी यहां से लेके यहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब आप पता कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो पता करने का एक सिंपल सा मेथड है क्या, कि आप याद रखो इन इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर को।
इन इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर को आप याद रखो और उसके बेसिस पे बता सकते हो आप। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया है किसी भी पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर का और आपसे पूछा है कि बताइए ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां पे, एस ब्लॉक में, तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कि अब सोल्व कैसे कर लेते हैं वो सारी बात ही समझ लेते हैं ना। याद रखना है आपको क्या, इनका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। हीलियम का होता है 2, नियोन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54, रेडोन का 86, ठीक है। इस तरह से तो इसको यूज कर लेते हैं और समझते हैं। अच्छा, हमसे बोला है कि हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर है कितना, 33। हमारे पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 33। आपसे बोला है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है X, ये किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस। और 86 ये रिप्रेजेंट करता है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर्ट गैसेस को। तो इन इनर्ट गैसेस के आप एटॉमिक नंबर याद रखिए, पहली बात। अब यहां पे देखो ये जो हमारे पास 33 है वो कहीं ना कहीं ये एंड हो रही है और ये पीरियोडिक टेबल हमारा क्या है, 18th ग्रुप है। ये हमारा जो इनर्ट गैसेस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18th ग्रुप को। यानी कि यहां पे पीरियोडिक टेबल एंड हो गई। मैंने एंड होने का मतलब ये नहीं है कि यहीं पे एंड हो रहा है। जैसे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 है तो 19th क्या 19th वाले ग्रुप में जाएगा क्या, नहीं। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 19th है तो कहां पे जाएगा बच्चा, फर्स्ट ग्रुप में। जैसे कि पोटेशियम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास फिलहाल क्या है, क्वेश्चन में 33 एटॉमिक नंबर है। हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो 36 यहां पे, 35 यहां पे रहा होगा, 34 यहां पे रहा होगा और 33 यहां पे रहा होगा। तो अगर ये हमारे पास 18th ग्रुप है, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास बच्चा, 17th, ये 16th और ये क्या 15th। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 33 है वो बिलोंग कर रहा है 15th ग्रुप में। और ये तो अपने को याद ही रखना है क्या कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो कौन से ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अभी अभी पीरियोडिक टेबल देखा था अपन ने, फर्स्ट और सेकंड कहां पे होगा इस ब्लॉक में, 3 से लेके 12 तक होगा डी ब्लॉक में और 13 से लेके 18 तक कहां पे होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो हमसे पूछा था 33, तो 33 ये रहा। 33 का ग्रुप नंबर कितना है, 15। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ये कहां पे बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो एक तो ट्रिक ये हो गया। इस तरह से हम ये ग्रुप को याद रखेंगे बस और उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में बिलोंग करेगा। पहला ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा, आप बता सकते हो उसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन हम समझते तो कहां पे बच्चा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। कि हमारे पास 33 का क्या मतलब है कि उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें 33 इलेक्ट्रॉन्स है। जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसमें क्या है, 33 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जो 33 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम फिल करते हैं कुछ इस तरह से। कॉन्फ़िगरेशन यहां पे हम लिखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6 4s2 ये हो गए नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 3d10 और 4p कितना हो गया 3, तो 10 और ये कितना हो गया 33। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, ठीक है। यानी कि इसमें एक बात तो इतनी समझ में आ रही है क्या कि हमारे पास जो एटम है 33 एटॉमिक नंबर वाला, इसमें कुछ प्रोटॉन होंगे वो तो न्यूक्लियस में होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं होंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलग अलग शेल्स में, अलग अलग क्या शेल्स में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट इस तरह से लिखा है। अब जो आखिरी शेल होता है उसको हमने क्या बोला है, आउटर मोस्ट शेल, या उसी को हमने क्या बोला है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपको देख लेना है एलिमेंट का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि यहां पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, पी में, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि ये हमारा जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट में इसको क्लासिफाई करेंगे।
सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली तरह के क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन है और आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी भी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उनकी सर्टेन जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चा, वो सारी की सारी सिमिलर तो नहीं बोलते बट कहीं ना कहीं वो सिमिलर होती है। जैसे कि ये हमारे पास हो गया अल्काइली मेटल या अल्काइली अर्थ मेटल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, काफी कम है। जैसे कि अगर हेलोजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो अच्छे मेटल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं तो ये नॉन मेटल हो गए। तो इस तरह से किसी भी ग्रुप या किसी भी ब्लॉक के बेसिस पे हम बता सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे। जैसे इस ब्लॉक के बता सकते हैं कि इस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यानी कि अच्छे मेटल हो जाएंगे। हमसे बोला है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में बताओ क्या ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कि हाँ कुछ एलिमेंट तो रहेंगे इसमें भी, बट इसमें जो अधिकतर एलिमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, नॉन मेटल। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। तो ये फायदा हो जाएगा क्या, अगर हम किसी भी ग्रुप को फाइंड कर पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कहां पे बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल में, तो उसके बेसिस पे भी हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली पीरियोडिसिटी को बात कर लेते हैं कि जो भी हमने देखा है कि किस तरह से वहां पे एक रेगुलर चेंजेस रहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, सो अ रेगुलर ग्रेजुएशन इन अ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिसिटी, कि क्या क्या वहां पे रेगुलर चेंजेस रहेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस में किस तरह से चेंजेस आएंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो या टॉप टू अगर बॉटम हम जा रहे हैं तो किस तरह से वहां पे रेडियस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट पहले अपन ये देख लेते हैं कि रेडियस होती क्या है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हम फाइंड कैसे करते हैं। तो एक अगेन कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि जो एग्जैक्टली जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमेशा किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस। तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके अगर लोकेशन नहीं बता पा रहे तो उसका हम रेडियस भी इस तरह से नहीं बता पाएंगे। बट अगर हमारे पास क्या हुआ बच्चा, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, ये इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किए थे, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। तो ये जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बन गया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो बच्चा, इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस का कुछ डिस्टेंस होगा, उसको बोल दिया डी। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, डी एच एच, थोड़ी देर के लिए। तो ये इसके न्यूक्लियस से ये इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसका हाफ कर दें, अगर उसका हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तो वही मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकाल दोगे, कि ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच का, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी किसी भी हाइड्रोजन एटम का रेडियस। ठीक है, तो आप हम इस तरह से रेडियस यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या है। ठीक है, बट मान लो हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि एक तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और एक हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम है। ठीक है, अब यहां पे दोनों के दोनों एटम सिमिलर तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट तो फिर यहां पे कैसे रेडियस निकालेंगे अपन, तो अगेन ये हमने यहां पे डिस्टेंस लिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया डी HCl। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ निकाल ली हमने कि हाइड्रोजन और Cl में कितना बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, फिर इसके अलग अलग हमने कंपाउंड ले लिए, जैसे कि एक हाइड्रोजन का ले लिया Cl के साथ। ठीक है, एक हमने ले लिया Cl का Cl के साथ, एक हमने ले लिया हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। तो फिर यहाँ पे हम इस तरह से उसका बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ निकाल लिया, बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका रेडियस। ओके, सो दिस इज द व्हाट
मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या रहेगा बच्चा, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, कैसे फाइंड कर लेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लो, उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। अच्छा, जो रेडियस होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट में डिफरेंट तरह की रेडियस होती है। जहां पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है वहां पे हम निकालेंगे कोवलेंट रेडियस, जहां पे हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है वहां पे हम निकालेंगे मेटेलिक रेडियस, और जहां पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे हम निकालेंगे बच्चा वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड है तो एटम आप आसपास आएंगे, बहुत पास में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एटम है और ये एटम है, कोवलेंट बॉन्ड है मतलब क्या, कि ये एटम और ये एटम बहुत पास आएंगे। जब ओवरलैप होगा इनका तो कुछ इस तरह से हुआ, तो इनके न्यूक्लियस बहुत पास पास आ गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ही इनके इंटर जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो उसका हाफ करेंगे, तो यही डिस्टेंस तो अपन बोल रहे थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और रेडियस कैसे निकाल लेते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवलेंट, तो सबसे पास में आ जाएंगे एटम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम तो रेडियस भी सबसे कम। यहां पे थोड़ा ये वीक होता है, वीक मतलब एटम दूर दूर ही है, एटम हमारे पास क्या है, दूर दूर ही है। तो अब जब इनका बॉन्ड बना, ठीक है, तो बॉन्ड बन गया पर फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। अगर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा तो रेडियस भी क्या ज्यादा। और सबसे वीक हो गया वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स आसपास पास में तो आए बट उनके बीच में अभी भी जो डिस्टेंस है वो इनसे या इससे क्या है, ज्यादा है। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस भी क्या रहेगा, ज्यादा है, ठीक। सो ये आपने को डायरेक्ट याद भी रखना है कि वंडर वॉल जो रेडियस होता है किसी भी एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मेटेलिक रेडियस, एज कंपेयर टू व्हाट, कोवलेंट रेडियस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस किसके लिए बच्चा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फाइनली हमारा चैप्टर अगर जेई और नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी बनेंगे, मतलब यहां से ऑनवर्ड्स, ठीक है। अभी तक हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है बच्चा। सो स्टार्ट करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सबसे पहले बात करें, मतलब क्या होता है, तो वो स्पीशीज जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्पीशीज जहां पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको बोलेंगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे कि ले लेते हैं, आपने लिया क्या, सोडियम प्लस, आपने लिया क्या, Mg+2, आपने क्या लिया, Al+3, ठीक है। अब यहां पे देखो तीनों एटम में हमें इनका थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि इनका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मैग्नीशियम का कितना है, 12, और एल्यूमिनियम का कितना है, 13। एटॉमिक नंबर 11 का क्या मतलब कि 11 ही प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है बच्चा, 11 तो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, सोडियम प्लस में, सोडियम प्लस में नहीं, सोडियम में, इसमें सोडियम में, चार्ज बाद में लगा देंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पे देखते हैं। अच्छा, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में अगर बात करें एटॉमिक नंबर 12, तो 12 तो प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम में बात करें तो 13 ही प्रोटॉन और 13 ही क्या, इलेक्ट्रॉन। अब लगा देते इस पे चार्ज। अब देखो आपको ये बात तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है और नेगेटिव चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, +1 किया, तो यहां पे बोलो 11 से कितना बोलेंगे अपन, 10 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, हाँ कि ना। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, तो 11 थे, 1 दे दिया, कितने रहे, 10। +2 का क्या मतलब, 12 थे, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 10। एल्यूमिनियम +3 का मतलब क्या कि 13 थे, 3 दे दी उसने, तो कितने रहेंगे, 10। तो इन तीनों स्पीशीज को, सोडियम आयन को, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ गए कि वो स्पीशीज जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सभी में, तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीनों को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इन तीनों एलिमेंट को हमें अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर रेडियस।
तीनों को अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर रेडियस। अब समझते हैं। तो रेडियस आप कैसे निकालेंगे बच्चा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहां पे तो पहली स्पीशीज में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी स्पीशीज में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बस। अच्छा यहां पे देखो, सोडियम में 11 तो क्या है, प्रोटॉन है। सोडियम में कितने प्रोटॉन है बच्चा, 11। सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11। बट अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है, 12। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, सभी जानते हैं पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, सभी जानते हैं नेगेटिव। दूसरी बात हमें यह भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे देखो हमारे पास जो 11 प्रोटॉन हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली सेम डिस्टेंस पे तो नहीं होते बट मान लिया मैंने अप्रोक्सीमेट। और हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसमें कितने प्रोटॉन है, 12। वो भी कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 10। अब आप कॉमन सेंस से अगर खुद से भी सोचेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे, बोलो। सोडियम वाले केस में ज्यादा अट्रैक्शन है Na+ में कि Mg+ में। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते बस। तो आप बोलोगे कि सर हम ये तो जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और सर हम ये भी जानते हैं कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहां पे देखो एक बार हमारे पास 11+ चार्ज है और एक बार +12 चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे, यहां पे। अगर यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ जाएंगे एज कंपेयर टू दीज टू, एज कंपेयर टू दीज। ज्यादा पास आ गए यानी कि उसका रेडियस क्या हो गया, कम। इसका रेडियस क्या हो गया, कम, ठीक है। और यही एक रीजन है क्या कि हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, वैसे वैसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम। साइज कम तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहां पे फाइनली अरेंज कर सकते हैं अपन क्या कि सबसे बड़ा साइज यहां पे क्या है इनका, Na+ का रेडियस सबसे बड़ा, फिर Mg+ का छोटा कम, और एल्यूमिनियम+3 का सबसे कम। ये क्या हो गया इसका रेडियस, ठीक है। और यहां पे ट्रिक क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लेते क्या कि आप तो सीधा सा फाइंड किया करो क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो। क्या बताना है बच्चा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो बोलो। यहां पे सोडियम के लिए अगर बात करें, अगर हम कंसीडर करते हैं सोडियम के लिए, मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं यहां पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो। तो सोडियम के लिए, सोडियम+ के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो कितना हो गया, 11/10 मीन्स व्हाट, 1.1। मैग्नीशियम +2 के लिए कितना हो गया, प्रोटॉन है 12/10 1.2, और एल्यूमिनियम+3 के लिए कितना हो गया 1.3। तो याद रखना है क्या कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या होती रहेगी, कम। याद रख लेना है क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चा, रेडियस के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के, ठीक है। एक्चुअली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो बता क्या रहा है कि उसमें कितना पॉजिटिव ज्यादा चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद भी रख सकते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है समझते हैं अपन, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ओके, ठीक है बच्चा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, पीरियोडिसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं, पीरियोडिसिटी की। अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं कहाँ पे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड बता सकते हैं रेडियस का, यहाँ पे हम एक ट्रेंड बता सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो आप, एक्चुअली होता क्या है, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो साइज क्या होता है, लगातार कम होता है। इस तरह से साइज लगातार कम होगा और इसी साइज में एक रेगुलर चेंज आ रहा है। इसी रेगुलर चेंज को हमने क्या बोला है, पीरियोडिसिटी। क्या बोला है, पीरियोडिसिटी। अब समझते हैं आप
के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये साइज जो है लगातार डिक्रीज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ते हैं अपन, क्या, जेड इफेक्ट। बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है समझते हैं। देखो लेट सपोज अपन कंसीडर कर लेते हैं किसको, बोरोन को। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 5, 1s2 2s2 2p1। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, बोरोन का। अच्छा, ये 1s का मतलब क्या, कि पहले ये फिल होगा, फिर 2s का मतलब, फिर ये फिल होगा, फिर 2p का मतलब, फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हमारे पास ये बोरोन में कितने एटॉमिक नंबर 5 का क्या मतलब है कि इसमें 5 तो प्रोटॉन होंगे, तो इसमें क्या हो गया बच्चा, 5 तो प्रोटॉन हो गए इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, इसको पढ़ेंगे वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन डिटेल में कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, ऑफ बो प्रिंसिपल, n+l रूल, है ना, वो कई सारे अपन रूल वगैरह देखेंगे। फिलहाल इतना सा कॉमन सेंस से भी अपन को समझ में आता है क्या, कि हमारे पास जो एटम है उसमें पांचों के पांचों प्रोटॉन तो एक ही जगह पे होंगे, बट पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूट होते बच्चा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 1s के इलेक्ट्रॉन आ गए लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर हमने मान लिया कुछ 2s के इलेक्ट्रॉन है कुछ इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर हमारे पास आ रहा है किसका, 2p का इलेक्ट्रॉन, ये है 2p का इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन है इसको कितना प्लस चार्ज का अट्रैक्शन फील हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स अपन देखते हैं क्या, कि हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसको हम निकाल भी सकते हैं कैसे, F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। जैसे अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्ज के बीच में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो हमारे पास ये 2p का इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो -1 और पॉजिटिव चार्ज कितना है, +5। तो इसको, अच्छा दूसरी बात, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा बोलो, अट्रैक्शन होगा। दोनों में क्या होगा बच्चा, अट्रैक्शन होगा, हाँ कि ना, दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों में अट्रैक्शन है। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाता है, या ये हम एक्सपेरिमेंटली भी क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितने प्रोटॉन का चार्ज फील होना चाहिए, +5 का, 5 प्रोटॉन के बराबर, बट हम ओवरऑल क्या देखते हैं, इफेक्टिवली 5 प्रोटॉन के चार्ज से इसको कम अट्रैक्शन फील होता है। और उसका रीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन बच्चा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, विच वन, दीज वन, कि हमारे पास 1s में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये जो 1s है वो क्या कर लेगा, इस न्यूक्लियस को बच्चा क्या कर लेगा, वो शील्ड कर लेगा, सराउंड कर लेगा, इस तरह से ढक गया उसने पूरा। जैसे कि न्यूक्लियस मान लिया मैंने इस तरह से, एक स्फेरिकल बॉल है, अब स्फेरिकल बॉल को आपने चादर से ढक दिया, कपड़े से ढक दिया, तो उस तरह से, तो इस 1s के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को क्या कर लिया, ढक लिया है। फिर उसके बाद एक 2s आया हमारे पास, क्या आया, फिर एक 2s ऑर्बिटल आया, और 2s में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो फिर इन 2s के ऑर्बिटल ने भी इस न्यूक्लियस को क्या कर लिया, ढक लिया है। अब यानी कि इस न्यूक्लियस को ढक लिया है, और यही एक रीजन है क्या, कि यहां तक जो अट्रैक्शन फील होने वाला था इस 2p के इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो फील होने वाला था, वो क्या रहेगा बच्चा, थोड़ा सा कम रहेगा। वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि इस 1s के ऑर्बिटल ने और 2s के ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को क्या कर लिया, कवर कर लिया है, उसको शील्ड कर लिया है, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बच्चा, शील्डिंग इफेक्ट। तो 1s एंड 2s, तो इसको जो लगने वाला अट्रैक्शन था 2p को, वो 5 प्रोटॉन से क्या होगा, कम, बट फिर भी कुछ तो फील होगा ही सही, बट फिर भी कुछ अट्रैक्शन तो उसको फील होगा। और इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन फील हो रहा है उसको न्यूक्लियस का, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। उसको निकाल भी सकते हैं अपन, कैसे, जेड इफेक्ट को निकाल सकते हैं अपन कुछ इस तरह से, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा, शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है अपने आप में, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है कि 1s ने और 2s ने कितना ढंग से उसको शील्ड किया है न्यूक्लियस को, बहुत अगर अच्छे से शील्ड कर लिया है तो इसको कम अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये सिग्मा बढ़ेगा,
अगर हमारे पास हम बोल सकते हैं कि बहुत अगर ज्यादा अच्छे से शील्ड कर लिया है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बट फिर भी कुछ अट्रैक्शन तो उसको फील होगा बच्चा, और उसी को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पे देखो, आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप जब लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, जैसे कि बोरोन से चले जाते हैं फ्लोरीन तक, नेक्स्ट पेज पे ले लेते इसको। जैसे हमारे पास क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहां पे है 2p1, 2p2, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। सेम का मतलब क्या, 1:2, 2:2, ये सभी में सेम ही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मीनिंग व्हाट, कि यहां पे जो शील्डिंग वाला जो फैक्टर है वो सभी में सेम ही है। शील्डिंग वाला जो फैक्टर है वो सभी में क्या है, सेम है। यानी कि जो जेड इफेक्ट में आप लिख रहे हो, ठीक है, तो जो इनर ऑर्बिटल है 1s का और जो 2s का, वो जो शील्डिंग हो रहा है सभी में क्या है, सेम है। बट यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं क्या, कि अगर प्रोटॉन की बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, प्रोटॉन की, बोरोन में तो बच्चा कितने प्रोटॉन, 5, इसमें है 6, 7, इसमें 8 और इसमें 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, बट ये जो 1s और जो 2s है वो सभी में सेम ही है। ठीक है, यानी कि इनके अलावा अदर इनर जो ऑर्बिटल है उनका फिलिंग यहां पे नहीं हो रहा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ओवरऑल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेड इफेक्ट है, वो ज्यादा बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है बच्चा, बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस का जो पावर है, वो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, वो लगातार बढ़ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस न्यूक्लियस के पास आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आएगा, जैसे ही पास आएगा तो इसका साइज क्या हो गया, कम। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट में जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, लगातार कम। साइज क्या होगा, लगातार कम। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, और यही एक रीजन है कि साइज क्या होता है बच्चा, इसमें कम। ठीक है, ये एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया, दैट इज अबाउट पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक वॉल्यूम और साइज। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में आप जा रहे हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आई आपको, फाइनली सिग्निफिकेंस यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। क्या हमने देखा अभी तक कि हमें इन सभी का इस तरह से एच सच रेडियस याद नहीं रखना, बस हम ट्रेंड याद रख सकते हैं कि अगर इनमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो साइज है वो लगातार क्या हो रहा है, हम बोलेंगे कम हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेंड की हमने बात किया है, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की हम बात यहां पे नहीं कर रहे। ठीक है, एक रिलेटिव हमने बात की कर लिया है सभी का रेडियस के बारे में। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये तो जनरल ट्रेंड है बच्चा, जनरल। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे कि हमें देखने को मिलेगा कहां पे, डी ब्लॉक एलिमेंट पे। पहला एक्सेप्शन इसका है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में भी अब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट ही। पीरियोडिक टेबल हमने देखा था, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो यहां पे भी बोलो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होना चाहिए था, कम। ठीक है, तो यहां पे भी साइज क्या होना चाहिए, कम। तो साइज कम होता भी है, साइज कम होता भी है। कहां तक कम होता है, एमएन तक। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही सारा काम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज होगा कम। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का तो साइज सेम आ गया। पहली बात, यहां तक तो कम हुआ, अब यहां पे क्या आ गया, सेम। फिर इनका भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर यहां पे इसका बढ़ गया। तो इसका रीजन क्या है, तो इसमें बहुत कुछ खास पॉइंट अपने को याद नहीं रखना, सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। एग्जैक्टली आपसे पूछते भी नहीं है कि किसका कितना साइज है। जो रेडियस यहां पे लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम के साथ, ये क्या लिखा हुआ है बच्चा, इनका रेडियस लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम के साथ। ठीक, तो आपसे वैल्यू नहीं पूछते, बस ये पूछ लेते हैं कि इस ट्रेंड में इन दोनों का इक्वल क्यों हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पे क्या, कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, डी में 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्या, डी में 6। तो ऑल्दो
लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट तो बढ़ रहा है, ऑल्दो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट तो बढ़ रहा है, बट यहां पे डी में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए। अच्छा, डी की कैपेसिटी कितने की होती है? 10 की होती है। डी की कैपेसिटी कितने की होती है? 10 की होती है। तो जैसे आफ्टर 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने लगेंगे आफ्टर द 5, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लगेगा। तो हम क्या देखते हैं वहां पे बच्चा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। और अगर दो चार्ज आप आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बोलो दूर जाएंगे। जैसे एक नॉर्थ पोल एक नॉर्थ पोल है, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? बोलेंगे आप रिपेल करते हैं, तो रिपेल करते हैं तो दूर जाएंगे। तो जैसे ही 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें, तो एक छोटे से प्लेस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उनमें क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। तो साइज होना चाहिए था कम जेड इफेक्ट के बेसिस पे, बट रिपल्शन होगा, इसलिए साइज कम नहीं होके ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम। ये तो इसका रीजन हो गया। और इसका रीजन देख लो यहाँ पे, इसमें जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 10 डी में इलेक्ट्रॉन, तो उनमें ही क्या होता है? आपस में रिपल्शन होगा, तो साइज कम होने की जगह साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। सो आपको जनरली पीरियोडिक टेबल में हमें पढ़ना भी यही होता है बच्चा। पहले तो अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपन को पढ़ना होता है, फिर उसमें अपने को देखने था क्या क्या एक्सेप्शन है। जैसे कि पहला एक्सेप्शन देखिए आपने को डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। जैसे कि हमने लिया है क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, अब इनकी भी रिलेटिव स्टडी कर लेते हैं ग्रुप में। तो हमने देखा अभी तक कि पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में, तो साइज क्या होगा? कम। उसका एक्सेप्शन भी देख लिया अपन ने। फिर बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो याद रखना है अपने को क्या, कि इनमें जो वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा लिथियम में क्या होता है? 2s1, सॉरी 1s2 हाँ। सोडियम में 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। सिर्फ इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में ये जो नंबर होता है ना, ये बच्चा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आप याद रखेंगे क्या, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है उसके साइज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज को। यानी कि हमारे पास जो ये n की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो ये n की वैल्यू हमारे पास लगातार बढ़ेगी, तो साइज यहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? इस तरह से इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आप इस फैमिली में जाओ या आप इस फैमिली में जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर भी साइज क्या होगा? इस तरह से नीचे जाने पर इंक्रीज होगा। तो एक जनरल ट्रेंड हो गया। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन के अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलेगा कहां पे? बोरोन फैमिली में जैसे उठा लेते हैं। ठीक है, हमने उठा लिया क्या? बोरोन फैमिली का मेंबर। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो साइज क्या होना चाहिए था? इंक्रीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? 2p1 में। इसमें कहां पे होता है? 2p2 में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? 3p1 में। सॉरी 3p1, 2p1 एंड सो ऑन। टू p1, 3p1 एंड 4p1, सॉरी। ओके, हाँ अभी सही है। ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे भी n की वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि जो गैलियम का जो साइज है बढ़ने की जगह क्या हो जाता है? इससे एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। इसका जो साइज है, मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाता है गैलियम से, ऐसे है। जबकि होना क्या चाहिए था? गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, फिर क्या होना चाहिए था? बोरोन से। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है गैलियम से। या कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा हुआ है एग्जाम में भी, नीट में एज वेल एज जेई में, दोनों में, कि एक्सप्लेन करो कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग समान सेम क्यों है। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे तो एक्सेप्शन दिख रहा है। तो इसका रीजन क्या है समझते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि गैलियम का अगर एटॉमिक नंबर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31। ठीक है,
अच्छा 31 का क्या मतलब कि इससे पहले ही इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं ना, अपने आप खुद से समझ में आ जाएगा आपको। जो हमारे पास गैलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। ये हो गया हमारे पास गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखो, इसमें 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 यहाँ पे 20 30 31। अब 31 इलेक्ट्रॉन तो गए, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं कौन से वाले, दिस वन, वो कौन से ऑर्बिटल में गए बच्चा, D10, डी ऑर्बिटल में। और जो डी ऑर्बिटल है वो शील्ड नहीं कर पा रहा न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट अपन देखे थे। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन जो है कवर कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को ढक रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा, जो डी ऑर्बिटल होता है इसका शील्डिंग बहुत पुअर होता है। जो शील्डिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है शील्डिंग, एस की ऑर्बिटल की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ऑर्बिटल की शेप के बेसिस पे हम बताते हैं शील्डिंग को। तो जो डी ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग बहुत पुअर होता है। अच्छा, शील्डिंग अगर पुअर हुआ तो क्या हुआ, देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही तो था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेते हैं, इस न्यूक्लियस को ढक लेते हैं। न्यूक्लियस को क्या कर लिया इन्होंने, ढक लिया। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वो अट्रैक्शन कम फील कर पाता है। उसी को तो क्या बोल रहे थे, जेड इफेक्ट। बट अभी हमारे पास हमने क्या देखा कि गैलियम में जो डी इलेक्ट्रॉन गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वो कहां गए, डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती। अगर शील्डिंग अच्छी नहीं है तो यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। शील्डिंग नहीं किया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वो क्या आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पास आएगा, ये वाला ऑर्बिटल पास आएगा। तो यहां पे देखो, टॉप टू अगर बॉटम जा रहे थे गैलियम में तो साइज होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, ये होना चाहिए था। बट ये नहीं हो के हम क्या देख पा रहे हैं कि गैलियम का तो साइज एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। तो साइज कम क्यों हुआ, ड्यू टू व्हाट, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर पुअर शील्डिंग है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियस 31 प्रोटॉन और इस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये पास आ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक्सेप्शन मिल गया। तो बच्चा इसी तरह से अपने को बेसिकली पीरियोडिक टेबल में पढ़ना भी है। तो अपन पहले तो पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आप जा रहे हो तो जैसे अपन ने देखा कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, बोलो, डिक्रीज। अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बोलो साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो जनरल ट्रेंड है। बट इसमें भी सर्टेन क्या है, एक्सेप्शन है। तो अपने को याद रखने वो सर्टेन एक्सेप्शन भी। एक और एक्सेप्शन होता है इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में, जो कि अपन पढ़ते हैं, एक चैप्टर ही हमारे पास क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नाम होता है इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से समझेंगे उसको वहां पे। ठीक है, और उसकी वजह से जो जिरकोनियम है और जो हाफनियम है उसका भी साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सो दीज आर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमसे कॉन्सेप्ट तो पूछ ही लेते हैं कई बार इस तरह से जनरल ट्रेंड, बट मोस्टली हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एक्सेप्शन की। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पीरियोडिसिटी। हमने देखा किसमें बच्चा, एटॉमिक रेडियस में, और एटॉमिक रेडियस को किस तरह से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अपन कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। सेकंड पीरियोडिसिटी देखेंगे अपन किसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इन एक्सेप्शन से काफी क्वेश्चन पूछे हैं। तीसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।